हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सीरीज को करने जा रहे हैं और उन सभी बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि जिन्होंने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके पुरानी वीडियोस को देख लें, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं पे हैं और हम आज सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे। कितने रुपए थे? 16,000 रुपए थे एक व्यक्ति के पास। उस व्यक्ति ने इसी पैसे में से कुछ धनराशि 4% ब्याज की दर पे पहली जगह 4% पे कुछ धनराशि जमा करी, जिसको मैं P1 बोल रहा हूं, और उस कुछ हिस्सा जो है दूसरी जगह पे जमा किया जो कि 5% ब्याज की दर पे जमा करता है। दर से साधारण ब्याज पर दी गई। यदि एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज एट द एंड ऑफ वन ईयर जो टोटल इंटरेस्ट था वो 700 रुपए। कितना है? 700 रुपए। तो आपको यह बताना है कि पहले जगह पे जमा की गई धनराशि कितनी है और दूसरी जगह पे जमा की गई धनराशि कितनी है। ठीक है दोस्तों, और टाइम कितना है? 1 साल है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक तरीका समझते हैं जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम क्वेश्चंस को करते हैं, जिसको हम एलिगेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एलिगेशन में हम क्या करते हैं, पहले जगह पे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी जगह, पहले जगह पे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और दूसरी जगह पे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। अब एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो इन दोनों जगह से मिलने वाले ब्याज का एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पता है कि 1 साल में हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 700 रुपए मिल रहा है, और ये किस पे मिल रहा है? 16,000 रुपए पर। परसेंटेज में करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का गुणा कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 35। 35/8%। कितना हो जाएगा? 35/8%। इससे ज्यादा फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, और एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहां पे पुट करेंगे 35/8%। जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो एक, क्योंकि ये इन दोनों का एवरेज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक से ये बड़ा होगा और एक से ये छोटा होगा। तो हमको क्या करना है, हमें बेस वैल्यू का सीधे 5 में मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। 5 अट्ठे कितना होता है? 40। 40 से 35 कैसा है? छोटा है, तो 40 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 5/8%। और यहां पे जब हम देखेंगे तो यहां पे 800 को 32, 32 35 से कैसा छोटा है, तो यहां पे जाएगा 3/8%। 800 को 32, 35 में से 32 गया 3/8%, और 8 पंचे 40, और 40 में से 35 गया 5/8%। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा। यहाँ पे रेशियो फाइनल क्या बनेगा? 5:3। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो रेशियो बना है 5:3, ये किसका रेशियो है? तो आप बोलोगे कि सर ये प्रिंसिपल का है। किसका रेशियो आता है फाइनली जब हम एलिगेशन लगाते हैं? तो प्रिंसिपल का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल का ही रेशियो क्यों आता है? अमाउंट का क्यों नहीं आता है? सिंपल इंटरेस्ट का क्यों नहीं आता? और उसके बाद अगर हम बोलें तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्यों नहीं रिलेशन आता है? अगर मैं पूछूं आपसे टाइम का रिलेशन क्यों नहीं है, ये किसको बता रहा है? तो आप बोलोगे प्रिंसिपल को। इसका कारण यह है कि जब भी हम एलिगेशन मेथड को कहीं भी पुट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जिस भी चीज पे ये डिपेंड करता है, जिनके बीच में हम एलिगेशन लगा रहे हैं, उसका रिलेशन ये देता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे मिलता है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड किस पे कर रहा? प्रिंसिपल पे कर रहा। अगर ऐसे ही मैं बोलूं कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। अगर मैं स्पीड के बीच में एलिगेशन लगाऊंगा तो फाइनल रेशियो जो आएगा वो टाइम का आएगा, और यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में एलिगेशन लगा रहे हैं तो फाइनल रेशियो जो आएगा वो प्रिंसिपल का आएगा। ऐसे ही अगर हम समझें यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100।
मतलब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो मतलब ये है कि अगर हम प्रॉफिट और लॉस के बीच में एलिगेशन लगाएंगे तो हमें किसका रिलेशन मिलेगा? हमें रिलेशन मिलेगा कॉस्ट प्राइस का। तो एलिगेशन मेथड हर चैप्टर में एप्लीकेबल है और ये आगे चल के हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं। तो फाइनली आपको ये समझ में आया कि ये एलिगेशन जब हमने यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाया या एलिगेशन मेथड जब हमने यहाँ पे लगाया तो हमको फाइनली किसका रेशियो मिला? हमको मिला फाइनली रेशियो प्रिंसिपल्स का। इसका मतलब यह है कि पहले वाला प्रिंसिपल जो है उसका अगर 5 हिस्सा है तो दूसरे वाले प्रिंसिपल का कितना हिस्सा होगा? 3 हिस्सा होगा। मतलब 5 यूनिट पहले वाला प्रिंसिपल का हिस्सा और 3 यूनिट दूसरे वाले प्रिंसिपल का हिस्सा। इसका मतलब 8 यूनिट में टोटल प्रिंसिपल बटेगा और टोटल प्रिंसिपल कितना है? 16,000 रुपए। और 8 यूनिट टोटल प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है और टोटल प्रिंसिपल है 16,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,000 रुपए। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपए है तो P1 प्रिंसिपल कितने यूनिट है? 5 यूनिट है और 5 यूनिट है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 गुणे 2,000 कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। तो पहला वाला प्रिंसिपल 10,000 रुपए है। दूसरा वाला प्रिंसिपल आपसे पूछता है तो वो 3 यूनिट था, 3 यूनिट था, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2,000, ये हो जाएगा कितना? 6,000। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ये एलिगेशन मेथड है, थोड़ा सा लेंदी भी पड़ता है ये। अगली मेथड में हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को और आसान कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको उतार लीजिए और यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको क्या करेंगे? फिर से प्लेबैक करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ और समझते हैं उसमें क्या होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं। फिर से क्वेश्चन तो वही है, मैंने बोला यहाँ पे P1 प्रिंसिपल जमा किया और यहाँ पे P2 प्रिंसिपल जमा किया। तो आपको ये पता है कि P1 प्रिंसिपल और P2 प्रिंसिपल का जो सम होगा वो 16,000 रुपए होगा। ये समझ में आता सबको? और यहाँ पे बताया गया था कि हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है एक साल में? हमको एक साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 700 रुपये। ये समझ में आता है। अब हमको बताना है कि पहला वाला प्रिंसिपल कितना है और दूसरा वाला प्रिंसिपल कितना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें एक चीज समझना होगा कि यदि मैं 10,000 का कितना निकालना चाहता हूं? 10% निकालना चाहता हूं। तो आप कितना बोलोगे? 10,000 का 10% 1/10 मतलब 1,000 रुपए, 1,000 रुपए आएगा। अब मैं इस 10,000 रुपए को तोड़ देता हूं। 10,000 को यदि मैं तोड़ू तो 8,000 और 2,000 में पहली बार हम तोड़ लेते हैं और इन दोनों भागों का 10-10% अगर हम निकाल ले, अलग अलग हमको 10-10% निकालना पड़ेगा। तो इसका 10% का मतलब होता है 1/10। कैसे? 10/100, 10/100 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/10। मतलब किसी भी चीज का 10% निकालो या 1/10 निकालो, बात एक ही है। तो 1/10 में यहाँ पे निकाल लेता हूँ इसका, और इसका भी यहाँ पे 1/10 निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कितना आएगा। 0 से 0 जाएगा 800, 0 से 0 जाएगा 200, 800 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 1,000। ऐसे ही मैं 10,000 को 7,000 और 3,000 में तोड़ लेता हूं। 1/10 प्लस 3,000 का कितना? 1/10। तो यहां पे आ जाएगा कितना? 700 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 1,000। मतलब यह है कि यदि हम टोटल अमाउंट का 10% निकालना चाहते हैं तो हम इसको किसी भी हिस्से में बांट दे, चाहे वो 9,999 रुपए और 1 रुपए में बांटेंगे और अलग अलग उनका हम 10-10% निकालेंगे तो भी टोटल वैल्यू उतनी ही आएगी जो कि टोटल पे आएगी। इसका मतलब यह है कि मैं जो कॉमन परसेंटेज है, अगर मुझे 10% और 10% निकालने के लिए बोल रहा 8,000 और 2,000 का, तो मैं 10,000 का सीधे 10% निकाल सकता हूं। तो यहीं से हम समझते हैं उस चीज को जो अपन यहां पे समझना चाहते हैं। यहां पे भी क्या है कि यहां पे भी टोटल प्रिंसिपल 2 हिस्से में बट रहा है। यहां पे भी टोटल प्रिंसिपल कितने हिस्से में बट रहा है? 2 हिस्से में बट रहा है और उस पे अलग अलग इंटरेस्ट मिल रहा है। एक जगह कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? एक जगह मिल रहा है 4% और एक जगह मिल रहा है 5%, क्योंकि ये 16,000 रुपए ही टूटा होगा। ये 16,000 रुपए ही तो टूटा होगा और P1 जितना भी पैसा यहां पे होगा और P2 जितना भी पैसा यहां पे होगा, उन पे मिलने वाले ब्याजों का सम कितना है? 700 रुपए।
तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि दोनों में हम कॉमन परसेंटेज देख लेते हैं कि दोनों जगह पे कॉमन परसेंटेज क्या है। तो यहां पे 4% इंटरेस्ट है तो इसको भी हम 4% प्लस 1% लिख लेंगे। मतलब यह है कि यहां पे 4% इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहां भी 4% इंटरेस्ट मिल रहा होगा, लेकिन यहां से यहां पे कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, 1% एक साल। तो मैं बोल रहा हूं कि 4% हमें इस प्रिंसिपल का भी निकालना पड़ेगा और 4% इस प्रिंसिपल का भी निकालना पड़ेगा। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम टोटल का 4% निकाल लें, और टोटल का 4% निकालेंगे तो 16 चौको 64, 640 रुपए आएगा। अब 640 रुपए हमको आना चाहिए था, 4% जो कॉमन इंटरेस्ट है वो 640 रुपए आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, 700 रुपए। क्यों 700 रुपए आया? 700 रुपए इसलिए आया क्योंकि अभी भी इसको 1% ब्याज देना बाकी है। तो कितने रुपए ब्याज कम मिला? तो कम कितने रुपए मिला, 60 रुपए, क्योंकि 700 रुपए मिला है हमको ब्याज और हम कॉमन परसेंटेज से हम देख रहे तो हमको 640 ही रुपए ब्याज मिल रहा। तो 700 में से 640 जब हम घटाएंगे तो 60 रुपए आएगा। ये 60 रुपए किस पे ब्याज मिला होगा? यहां का तो 4% कंप्लीट इंटरेस्ट हमने ले लिया, यहां पे 4% हमने इंटरेस्ट ले लिया, लेकिन यहां पे भी बचा कितने परसेंट इंटरेस्ट लेने के लिए, 1%। तो जो दूसरा वाला प्रिंसिपल होगा उसी का तो 1% इंटरेस्ट आपको मिला होगा एक्स्ट्रा। तो दूसरे वाले प्रिंसिपल का 1% जो है वो कितने के बराबर है, 60 रुपए के बराबर है। तो P2 कितना हो गया, 6000। अगर P2 6000 रुपए है तो टोटल प्रिंसिपल कितना था, टोटल प्रिंसिपल था 16000, और 16000 में से हमने 6000 माइनस कर दिया तो कितना जाएगा, 10000। मतलब पहला वाला प्रिंसिपल कितना है, 10000। तो ये एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड बहुत ज्यादा इजी है, इसको आप ओरल भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें थोड़ी समझने वाली चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आगे हम 2-4 क्वेश्चन और करने वाले हैं ऐसे ही, और वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 4000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया। 4000 रुपए की धनराशि को, जो कि प्रिंसिपल 4000 रुपए था, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक जगह P1 दिया गया और दूसरी जगह P2 दिया गया, ठीक है। बोला गया कि पहला वाला भाग, एक भाग 8% ब्याज की दर पर और दूसरा भाग 10% ब्याज की दर पर जमा किया गया। यदि वार्षिक ब्याज के रूप में उसे 352 रुपए एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंत में, इन दोनों जगह से, दोनों प्रिंसिपल से टोटल मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है, वो है आपका 352 रुपए, 352 रुपीज। अब आपको बताना है कि यहां पे जमा की गई धनराशि कितनी है और यहां पे जमा की गई धनराशि कितनी है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये 4000 रुपए को तोड़ूंगा और यहाँ पे 8% निकालूंगा, यहाँ 10% निकालूंगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कॉमन परसेंटेज क्या है। यहाँ पे 8% मिल रहा है तो इस 10% में को मैं क्या लिखूंगा, 8% प्लस 2%। तो यहाँ पे भी 8% मुझे निकालना है इंटरेस्ट, और यहाँ पे भी 8% निकालना है, क्योंकि 4000 ही टूट के यहाँ का प्रिंसिपल बनेगा और यही 4000 टूट के यहाँ का प्रिंसिपल बनेगा। तो उन दोनों का 8% निकालने की जगह हम टोटल का 8% निकाल लेते हैं। और टोटल का 8% अगर कॉमन परसेंटेज निकालेंगे तो 4000 का 8% कितना आएगा, 320 रुपए। 320 रुपए ये कॉमन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कॉमन सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमने देखा कि लेकिन मिला कितना, हमको मिला तो 352 रुपए, और यहां पे हम देख रहे हैं कि 320 ही रुपए सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी इसको 2% इंटरेस्ट देना बाकी है, ठीक है। तो हम 352 में से अगर 320 को घटा लें, 352 में से यदि हम 320 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, तो बचेगा 32 रुपए। अभी हमको 32 रुपए इंटरेस्ट मिलना बाकी है, और ये 32 रुपए इंटरेस्ट किस पे मिला होगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लेना 2% बाकी है। इसका मतलब दूसरे वाले प्रिंसिपल पे हमको 2% इंटरेस्ट लेना है। तो दूसरे वाले प्रिंसिपल का 2% जो है वो कितना है, 32 रुपए। 2 से काटेंगे यह आ जाएगा 16। इसका मतलब P2 जो दूसरा वाला प्रिंसिपल है वो कितना है, 1600 रुपए, और जो पहला वाला प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 4000 में से आप 1600 को घटा लो
तो बच जाएगा 2400 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला प्रिंसिपल कितना हो गया 1600 और दूसरा वाला प्रिंसिपल कितना हो गया 2400 रुपये। बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ आपको क्या करना, कॉमन परसेंटेज निकालना है कि दोनों जगह पे कितना कॉमन परसेंटेज इंटरेस्ट मिल रहा है, और फिर उसका क्या करना है टोटल, क्योंकि यही प्रिंसिपल तो टूट के यहाँ का प्रिंसिपल और यहाँ का प्रिंसिपल जनरेट हो रहा होगा, क्या पॉसिबिलिटी होगी 3000, 1000, 2000, 2000, ठीक है, और यहां पे क्या हो सकता है 900, 3500, और यहां पे बोल सकते हैं 500। ये सब अगर मैं इसका भी 8% निकालूं और इसका भी 8% निकालूं, इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा ये होगा कि टोटल 4000 रुपए का 8% निकाल लो। वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, हम आगे भी इसी टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे जब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 60,000 रुपए में से कुछ धनराशि 5% ब्याज की दर पे और शेष धनराशि 4% ब्याज की दर पे। 60,000 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल है, इसको दो भागों में बांटा गया, एक जगह P1 और एक जगह P2 पैसा जमा किया गया। पहले वाले से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था 5%, दूसरी वाली जगह से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 4%, और टोटल इंटरेस्ट के रूप में उसको कितना मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट के रूप में 2560 रुपये मिल रहा है। तो आपको बताना है कि P1 कितना है और P2 कितना है। तो आपको एक चीज अब ये पता है कि यहाँ पे हमको कॉमन परसेंटेज निकालना। अब 4% को मैं 5 के टर्म में तो तोड़ नहीं सकता, तो मैं 5 को तोड़ूंगा। 5% को क्या बोलूंगा, 4% प्लस 1%। 4% यहाँ भी है, 4% यहाँ पे भी है। जितना भी प्रिंसिपल है उसका हम दोनों जगह से 4% निकाल के जोड़ेंगे तो वो परसेंटेज टोटल इंटरेस्ट में से घटेगा। तो हमने देखा कि 60,000 का 4% कितना होता है, 60,000 का 4% अगर आप निकालोगे तो ये होता है 2400 रुपए। इसका मतलब जो दोनों जगह से मिलने वाला कॉमन इंटरेस्ट है वो कितना है, 2560 में 2400 रुपए है। और 2560 में से जब हम 2400 घटा लेते हैं तो अभी हमें कितने रुपए इंटरेस्ट और मिलना बाकी है, तो ये बच जाएगा 160 रुपए। इसका मतलब 160 रुपए मुझे और इंटरेस्ट मिलेगा, और ये 160 रुपए मुझे इंटरेस्ट लेना बाकी कहां पे है, तो पहले वाले प्रिंसिपल में 1% अभी इंटरेस्ट लेना बाकी है। इसका मतलब पहले वाले प्रिंसिपल का जो 1% है, और 1% का मतलब होता है 1/100, ये कितने के बराबर है, 160 के बराबर है। तो P1 कितना हो जाएगा, 160 गुणे 100, ये हो जाएगा 16,000 रुपए, ये हो जाएगा 16,000 रुपए। और पहला वाला प्रिंसिपल 16,000 है, तो दूसरा वाला प्रिंसिपल कितना होगा, 40,000 में से 16,000 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24,000 रुपए। मतलब दूसरा वाला प्रिंसिपल कितना है, 24,000 रुपए। आई होप अब आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको भी पॉज करके क्वेश्चंस को करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। ऐसा नहीं कि जब मैं कराऊंगा तो ही आप करोगे। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, फिर आगे देखो कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 7,000 रुपए की धनराशि का 7,000 रुपए की धनराशि का 7,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 4% ब्याज की दर से, कुछ भाग R1 जो है 6% ब्याज की दर से, और दूसरी जगह कितना 4% ब्याज की दर से जमा करते हैं। और उस व्यक्ति को एट द एंड ऑफ 5 ईयर, अब देखिए यहां पे दे रखा है 5 साल के बाद कितने रुपए ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है 1600 रुपए। तो आप एक बात बताओ, 5 साल में 1600 रुपए मिलता है तो मैं 1 साल का ब्याज निकाल सकता हूं, 1 ईयर का इंटरेस्ट, क्योंकि हम 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 से डिवाइड करूंगा, 5 दिया 15 बचा 1, 5 दूनी 10, 320 रुपए 1 साल में इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे 6% है, यहाँ पे 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस 6 को मैं 4% प्लस 2% में तोड़ूंगा। जो कम परसेंटेज है उसी के फॉर्म में हम इसको तोड़ लेते हैं। देखिए दोनों जगह 4% कॉमन है। अब 4% पहले वाले प्रिंसिपल का निकालना है, 4% दूसरे वाले प्रिंसिपल का अलग अलग निकालें, या सीधे सीधे 7,000 का 4% निकाल लें। तो 7,000 रुपए का अगर हम 4% निकालते हैं तो कितना आता है, तो ये आता है 280 रुपए। मतलब 320 रुपए जो टोटल इंटरेस्ट मिला है उसमें से 280 रुपए जो है कॉमन
इंटरेस्ट है। तो 320 में से 280 रुपए को जब हम माइनस करते हैं तो बचा कितना, 40 रुपए बचा, 40 रुपए बचा। तो ये जो 40 रुपए बचा है ये कहाँ इंटरेस्ट हमने लेने अभी बाकी है, तो हमें पहली जगह प्रिंसिपल पे 2% इंटरेस्ट लेना बाकी था, तो P1 का जो 2% होगा वही जो है ये रिमेनिंग इंटरेस्ट को बताएगा। 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 20 में जब 100 का गुणा करेंगे तो पहले वाला प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। मतलब P1 2000 रुपए है, अगर P1 2000 रुपए तो टोटल प्रिंसिपल 7000 है, तो P2 कितना होगा, 7000 में से जब हम 2000 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा कितना, 5000 रुपए आएगा। और ये हमारा दूसरा वाला प्रिंसिपल है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। एक लास्ट क्वेश्चन हम इस पे करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1500 रुपए की धनराशि को 1500 रुपए की धनराशि को दो जगह पे इन्वेस्ट किया गया, दो जगह जमा किया गया। पहले भाग को 10% ब्याज की दर से और दूसरे भाग को 7% ब्याज की दर से जमा किया गया। और 3 वर्षों के अंत में, एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के अंत में उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिला है 396 रुपीज मिला है। अब आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल बराबर मिलता है। अगर 3 साल में इतना मिल रहा है तो 1 साल में कितना होगा, तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 132 रुपए। 1 साल का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना ये 1 साल के इंटरेस्ट को ही सिर्फ बताता है। तो हम अब देखेंगे कॉमन इंटरेस्ट कितना है, तो इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ 7% प्लस 3%। तो इंटरेस्ट 7% यहाँ भी है, 7% यहाँ भी है, दोनों प्रिंसिपलों का अलग अलग 7% निकालने की जगह हम टोटल प्रिंसिपल का 7% निकाल लेते थे। तो 1500 का जब आप 7% निकालोगे तो 15 सत्ते कितना होता है, 105। मतलब 132 रुपए में से 105 रुपए जो है ये कॉमन इंटरेस्ट है। तो बचा कितना, 27 रुपए बचा, 27 और 5 32 होता है। अब ये 27 रुपए इंटरेस्ट कहां पे लेना हमने छोड़ दिया है, क्योंकि यहां पे मुझे 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता, किस पे मिलता, P1 पे। तो इस P1 पे जो 3% इंटरेस्ट मिल रहा है वही तो ये 27 रुपए रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि P1 को अभी 3% इंटरेस्ट लेना बाकी था। तो कितने रुपए इंटरेस्ट अभी लेना हमें बाकी है, क्योंकि 132 में से 105 घटाया है हमने तो 27 रुपए बचा। ये 27 रुपए किसको मिलेगा, पहले वाले बंदे को मिलेगा। और कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने परसेंट इंटरेस्ट को, तो 3% इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंटरेस्ट किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे। तो P1 का 3% जो होगा 27 होगा, 3 से काट लेते हैं, 3 नाम 27 और 100 का गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 900 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, P1 अगर 900 रुपए है तो P2 कितना होगा, 1500 में से आप 900 घटा लो, 1500 में से जब 900 घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 600। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपके स्क्रीन पे एक अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन क्या है कि 12,000 रुपए की कुछ राशि, कोई राशि का 8% ब्याज की दर पे और शेष धनराशि को 4/3% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। 1 वर्ष के अंत में कुल ब्याज के रूप में 800 रुपए प्राप्त होता है, तो 8% पर जमा की गई धनराशि बताइए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आप इसको होमवर्क के तौर पे करोगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पे होगा, फिर मैं उसको पढ़ के बताता हूं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% ब्याज की दर से, एक प्रिंसिपल है नहीं पता कितना है, इस प्रिंसिपल को उसने क्या किया, कंडीशंस पे, कुछ कंडीशंस के ऊपर इसने उधार लिया। वो बोल रहा है कि पहले 3 वर्षों के लिए, यदि आप पहले 3 साल के लिए, सिर्फ 3 साल के लिए, फर्स्ट 3 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%।
उधार ली, अंततः अगले 5 वर्षों के लिए, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, ये 3 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो अगले 5 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, वो होगा 9%। और बोल रहा है कि और 8 वर्षों के बाद, ये जो 5 वर्ष यहां जमा किया, 3 वर्ष यहां जमा किया, जब ये 8 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा अगली बार, अगले इससे ज्यादा समय के लिए कितना लगेगा, 13%। वो बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 11 ईयर, 11 साल के बाद, कितने साल के बाद, 11 साल के बाद उसे टोटल इंटरेस्ट के रूप में कितने रुपए मिलते हैं, उसे टोटल इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं 18160। तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है। सीधी सी बात है, यही प्रिंसिपल पहले 3 साल के लिए 6% ब्याज की दर पे जमा था, फिर यही प्रिंसिपल अगले 5 साल के लिए 9% ब्याज की दर पे जमा था, और फिर यही प्रिंसिपल इन 8 वर्षों से अधिक के लिए 13% ब्याज की दर पे जमा था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कितने साल का ब्याज लिया, 11 साल का, मतलब ये धनराशि कहीं ना कहीं 11 साल के लिए जमा थी। तो 5 साल यहाँ जमा किया, 3 साल यहाँ जमा किया, तो यहाँ पे कितने समय बच गया, 5 और 3 8 होता है, 8 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 साल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 साल। तो टोटल हमें जो तीसरा टाइम निकालना होता है वो टोटल ड्यूरेशन से हम निकाल के बताते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक साल में अगर 3% इंटरेस्ट मिल रहा तो 3 साल में, एक साल में 6% मिल रहा तो 3 साल में कितना मिलेगा, 18% इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल में 9% तो 5 साल में कितना, 9 पना 45% इंटरेस्ट मिलेगा। और एक साल में 13% तो 3 साल में कितना, 13 या 39% यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, 39%। अब हम इसको ऐड करना है हमको, तो आप एक काम करो कि जोड़ लो, 40 और 45 कितना हो गया, 40 45 हो गया 85, 85 और 20 कितना हो गया, 85 और 20 हो जाएगा 105। 105 में हमने 3 ज्यादा ले लिया है तो 105 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 105 में से 3 102, मतलब टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 102%। किसका 102%, प्रिंसिपल का 102%। और प्रिंसिपल का 102% जो है कितना इंटरेस्ट को बता रहा है, 8160। समझ में आया। तो आप इसको ऐड कर लोगे, कुछ नहीं करने, इसको मैंने 40 मान लिया, 40 में 45 जोड़ लिया कितना हो गया, 85 हो गया, और इसको मैंने 20 मान लिया, 85 में 20 मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 105 हो गया। लेकिन यहाँ पे 20 जब माना तो 2 ज्यादा मान लिया था, और यहाँ पे इसको 40 माना था तो 1 ज्यादा मान लिया था, तो 105 में से 3 घटाना पड़ेगा, और 105 में से 3 जब घटाएंगे तो 102% आएगा, जो कि प्रिंसिपल का 102% जो है टोटल इंटरेस्ट को बता रहा है। और 11 साल में हमको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 8,160 रुपए। तो 102% का परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इससे कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 बार में, तो ये हो जाएगा 80। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, और कहीं भी डाउट है तो अगले क्लास में आप इसको पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1500 रुपए की कोई धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है। इस 1500 रुपए की धनराशि को 2 भागों में उधार दिया जाता है। हमने बोला पहला भाग जो है वो P1 है और दूसरा भाग जो है P2 है। एक भाग 10% ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज। पहली जगह ब्याज की दर क्या है, 10%, और यहाँ पे जमा कितने साल के लिए किया जा रहा है, 5 साल के लिए किया जा रहा है, 5 ईयर के लिए। और दूसरी जगह पे 12.5% ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज जो है वो क्या है, बराबर है। जो सिंपल इंटरेस्ट पहली जगह से मिलने वाला है और जो सिंपल इंटरेस्ट दूसरी जगह से मिलने वाला है, ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। तो हमको बताना है पहली जगह पे जमा की गई धनराशि और दूसरी जगह पे जमा की गई धनराशि कितनी कितनी है। सीधी सी बात है, एक साल में 10%, तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 50%। 12.5 एक साल में, तो 2 साल में 25, 4 साल में कितना, 50%। यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 50%। इसका मतलब पहले वाले प्रिंसिपल का 50% जो है ये पहला वाला इंटरेस्ट हो गया, और दूसरे वाले प्रिंसिपल का जो 50% है ये दूसरा वाला इंटरेस्ट हो गया। और दोनों इंटरेस्ट बराबर बताया तो 50 से 50 कट जाएगा, और प्रिंसिपल्स का रेशियो क्या आएगा, P1 रेशियो P2 1:1। मतलब पहले वाले प्रिंसिपल का एक हिस्सा है तो दूसरे वाले प्रिंसिपल का भी कितना, एक हिस्सा है।
टोटल प्रिंसिपल कितने हिस्से में बटेगा, 2 यूनिट में बटेगा। 2 यूनिट जो है कितने के बराबर है, 1500 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 750 रुपए के बराबर होगा। इसका मतलब P1 जो है 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का मतलब P1 भी 750 है, और P2 भी कितना है, 750 है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था और बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी में हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 12,000 रुपए की धनराशि को 12,000 रुपए की धनराशि को इस प्रकार बांटा गया कि 12,000 रुपए की धनराशि है, इसको इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% ब्याज की दर से, 3 साल का 12% ब्याज की दर से जो ब्याज है वो दूसरी धनराशि का 4 वर्षों के और कितने परसेंट, 16% ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। पहले जगह से मिलने वाले ब्याज दूसरे जगह से मिलने वाले ब्याज के बराबर है। तो आपको बताना है कि दोनों जगह पे जमा की गई धनराशियों का अनुपात कितना है। P1 रेशियो P2 आपसे पूछ रखा है, तो आप क्या करोगे, 1 साल में 12%, 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 36%, 1 साल में 16%, 4 साल में कितना मिलेगा, 64%। पहले वाले प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट होगा वो 36% होगा, और ये दूसरे वाले प्रिंसिपल के 64% के इंटरेस्ट के बराबर है। और यहां से जब हम P1 रेशियो P2 निकालेंगे तो हम इसको चाहें तो ऊपर भी काट सकते हैं, 4 नाम 36 और 4 से काटेंगे 4, 16 चौको 64, तो क्या हो जाएगा 16/9। मतलब क्या है, पहले वाला प्रिंसिपल का 16 हिस्सा है टोटल प्रिंसिपल में, और दूसरे वाले प्रिंसिपल का टोटल प्रिंसिपल में कितना हिस्सा है, 9 हिस्सा है। 16 और 9 जोड़ोगे आप तो टोटल प्रिंसिपल को कितने यूनिट बताएगा, 25 यूनिट बताएगा, और 25 यूनिट कितने के बराबर है, 12,000 रुपए के बराबर है। अगर 25 यूनिट 12,000 रुपए के बराबर है तो अपन इसको क्या करते हैं, 25 से काट लेते हैं, 25 को 100 बचा कितना 20, 25 अट्ठे 200, 480 रुपए आएगा। कितना आएगा, 480 रुपए। पहला वाला प्रिंसिपल अगर हम निकाले तो कितने यूनिट है, 16 यूनिट है, 16 यूनिट है, इसका मतलब 16 गुणित 480, और 16 गुणित जब 480 करोगे तो 16 अट्ठे 128, हाथ में ये 12, 16 चौको 64, 64 और 12 कितना हो जाएगा, 76। दूसरे वाले प्रिंसिपल की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा वाला प्रिंसिपल कितने यूनिट है, 9 यूनिट है, और 9 यूनिट अगर है तो इसका मतलब 9 गुणित 480, और 9 गुणित जब 480 आप करोगे तो कितना आएगा, 0, 9, 8, 72 की 2 हाथ में 7, 9 चौक 36, 36 4 40 और 5 45, 120, 0, 9, 8, 72 की 2 7, 9 चौक 36 और 4 40 और 3 43, 43 20 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन से रिलेटेड है बट इससे ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है। चलिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है 7,930 रुपए जो है धनराशि है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, P1, P2 और P3। पहली जगह पे जमा किया गया कितने साल के लिए, पहली जगह पे जमा किया गया 2 साल के लिए, दूसरी जगह पे जमा किया गया कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और तीसरी जगह पे जमा किया गया है ये 4 साल के लिए, T3 4 बोल रहा है कि के रूप में दी जाती है यदि तीनों की राशि उनके ऋण के संबंधित अवधि के बाद
बराबर है, मतलब अब जो है, अब ब्याज बराबर ना करके अब बोल रहा है कि जो धनराशि मिलने वाली है समय अवधि के बाद वो बराबर है, मतलब A1 बराबर A2 बराबर क्या बोल रहा है A3 बराबर, ये तीनों को जो एट द एंड पैसा वापस मिलेगा वो क्या है, बराबर है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दे रखा है, 5% दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10%, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 15%, और यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 15 चौको 20%। तो तीनों से मिलने वाली धनराशि कितनी होगी, पहली जगह 10% इंटरेस्ट मिला तो पहली वाली धनराशि का जो 110% होगा वो पहले वाले अमाउंट को बताएगा, और दूसरी जगह से मिलने वाली धनराशि का कितना 115%, ये टोटल अमाउंट को बताएगा, और तीसरी जगह से मिलने वाली धनराशि का कितना, तीसरी वाली धनराशि 20% इंटरेस्ट मिला, 100% ये खुद होगी, तो तीसरी वाले का अमाउंट कितना होगा, उसका 120%। ये तीनों बराबर है। हम चाहें तो इसको काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौको 20, मतलब पहले वाले प्रिंसिपल का कितना 22, दूसरे वाले प्रिंसिपल का कितना 23 गुना, और तीसरे वाले प्रिंसिपल का कितना 24 गुना। ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है, इसका मतलब तीनों को 1:1:1 से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P1:P2:P3 जो आएगा फाइनली क्या आएगा, ये आएगा 1/22, 1/23 और 1/24 आएगा। अब देखिए रेशियो में कभी भी हम बेस में चीजें नहीं रखते हैं, हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को लेके चलते हैं। तो हम बेस से इन तीनों डिजिट्स को अलग करने के लिए क्या करेंगे, इन किसी भी सेम नंबर्स का हम तीनों रेशियो में गुणा कर सकते हैं, 2 का गुणा कर लेंगे यहाँ यहाँ यहाँ, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सेम नंबर का डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से गुणा कर सकते हैं, तो रेशियो में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो हमको इस रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, P1:P2:P3, आपको क्या करना है 22 गुणित 23 गुणित 24 का गुणा कर देना है। मैं एक जगह कर रहा हूं लेकिन ये करना सब जगह, क्यों, क्योंकि मुझे ये नंबर बेस से हटाने हैं। तो जब मैं इसका गुणा इसमें करूंगा तो 22 से 22 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 23 गुणित 24। उसके बाद जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 22 गुणित 24, और फिर जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 22 गुणित 23, 22 गुणित 23। देखिए अभी भी ये तीनों नंबर में इवन नंबर है, इसका मतलब ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उसको 2 से भी डिवाइड करेंगे और सिंपल लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 23 गुणित 12, 11 गुणित 24 और 11 गुणित 23। अब थोड़ा आसान हो गया। तो P1:P2:P3 जब आप करोगे तो 12 23 दूनी 46 के 6 हाथ में 4, 23 और 4 27, 276, 11 चौको 44 की 4 हाथ में 4, 11 दूनी 22 और 4 26, और यहाँ पे देखेंगे तो 23 से कम 23 हाथ में 2, 23 और 2 25, 253। मतलब पहले वाले प्रिंसिपल का 276 हिस्सा है, दूसरे वाले प्रिंसिपल का 264 हिस्सा है और तीसरे वाले प्रिंसिपल का 253 हिस्सा है। जब हम इसको ऐड कर लेंगे 276, 264 और 253 को, तो ये टोटल हमारे प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। और आप जोड़ के देखो 6 4 10 और 3 13 की 3 हाथ में 1, 5 6 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19 की 9 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 1 7, इतने यूनिट जो है टोटल प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 97930 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपए आ गई। तो अब आपसे बोलता है पहला वाला प्रिंसिपल बताओ, तो P1 कितने यूनिट है, 276 यूनिट है, और 276 यूनिट है, इसका मतलब 2760 है। P2 की बात करते हैं तो P2 कितने यूनिट है, 264 यूनिट है, और 264 यूनिट है, इसका मतलब 2640 रुपए है। और P3 की बात जब हम करते हैं तो P3 कितना है, 253 यूनिट है, और ये किसके बराबर होगा, 2530 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब ब्याज को बराबर करेगा तो भी हमने क्वेश्चन को किया इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, और जब हम अमाउंट को बराबर कर रहे तो भी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस क्वेश्चन को हम दोबारा भी कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको करना है। इसमें कैलकुलेशन अच्छा है,
तो ये मैं आपको दे देता हूं। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, एफबी में और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन सभी में सारी वीडियोस के लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम सभी, हमारी टीम जो है बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है और बहुत अच्छा कंटेंट एक अकेले प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमें सहयोग जरूर करें, अपना सपोर्ट जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।